आप देख रहे हैं फिलो स्टडी। अब सफलता हुई निश्चित। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है फिलो स्टडी की इस एनसीईआरटी श्रृंखला में। आज हम लोग एनसीईआरटी श्रृंखला में चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, क्लास 6 हिस्ट्री का। जैसा कि आप इससे पहले चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए होंगे, उम्मीद है, और नहीं भी किए होंगे तो जाकर देख लें। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे जाकर इसका पीडीएफ ले लेंगे और इसको बहुत एक्सप्लेन और इसको बारीकी से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करते साथ साथ, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। ये चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 6 का है, ठीक है। और याद रखिएगा, सबके साथ एमसीक्यू भी है, तो एमसीक्यू भी सॉल्व कीजिएगा। थ्योरी प्लस अगर एमसीक्यू अगर आप लगा लेते हैं तो आपको सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। तो एमसीक्यू को आप ना छोड़ें, एमसीक्यू लगाते चलें। इससे पहले हम लोग क्लास 6 का जो इसी सीरीज का चैप्टर नंबर 7 को पढ़ लिए हैं। ये चैप्टर नंबर 8 है। ऐसा ही पूरा प्लेलिस्ट जाइएगा तो प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो चैप्टर 1 से लेकर 8 तक आपको मिल जाएगा। बाकी जो बचा हुआ है 4 चैप्टर, इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो आपका क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं अपना चैप्टर को, जो पढ़ना है उसको देखते हैं। अध्याय 8 है, ठीक है। अध्याय 8 है। इस अध्याय 8 में क्या है इस चैप्टर का नाम? तो अशोक एक अनोखा सम्राट है जिसने युद्ध को त्याग किया। किसको त्याग किया? युद्ध को त्याग किया, ठीक है। अब देखिए क्या है कि रोशन के ऊपर रोशन के रुपए जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। रोशन ये बंदे को दादाजी ने इसके जन्मदिन पर एक कड़क नोट दिया। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा कर रखा था। उसने जो रुपये थे उसको हाथ में दबा कर रखा था। उसे एक नया कैसेट खरीदने का बहुत मन था। कैसेट, जो कि आपको पता है कि इसमें गाना वाना होता था पहले, खरीदने का बहुत मन था। लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। यानी ये लड़की जो है महसूस करना चाहती थी कि ये कड़क नोट और छू कर देख कर कि क्या है, कैसा है। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ, दाहिनी का मतलब राइट साइड में गांधी जी का नोट है। राइट साइड में किसका है? महात्मा गांधी का नोट, मतलब महात्मा गांधी का मुस्कुराते हुए चेहरा है। और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित हैं। और लेफ्ट साइड में क्या है? एक छोटे छोटे कैची का शेर का चित्र है, यानी लायन का चित्र है। उसने सोचा आखिर ये शेर क्यों बना है, और आपको पता है यही शेर कौन सा है? अशोक स्तंभ, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में बारीकी से क्या है। तो ये देखिए, जैसा कि आप इसको देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, ठीक है। हम जिस शेरों के चित्रों के रुपए पैसे पर देखते हैं, जो हम चित्र और रुपए पैसे पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थर को काटकर बनाया गया और उन्हें सारनाथ, जो कि बनारस में है, विशाल स्तंभ पर आधारित किया गया है। ये जो शेर को देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, इसे बहुत बड़ा पत्थर से काटकर बनाया गया है और इसको सारनाथ में, कहाँ पे? तो सारनाथ में इसको विशाल स्तंभ का मतलब ये हुआ, इसके ऊपर रखा गया है, विशाल स्तंभ के रूप में इसको स्थापित किया गया। कहाँ पे? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? तो बनारस में है, ठीक है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। बहुत सारे महानतम राजाओं में से एक राजा थे जिसका नाम था अशोक। सम्राट अशोक के निर्देश अनुसार, यानी इसने ही कहा था पहली बार कि अभिलेख आप पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने बताया था कि पत्थरों पर लिखा गया लेख को अभिलेख कहा जाता है। इसी अभिलेख पर अशोक ने चित्रित किया था, उत्कीर्ण किया था बहुत सारी चीज़ों को। तो ऐसा करने वाला अशोक पहला राज्य बना। इससे पहले कि वह यह जाने कि अभिलेख में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। सबसे पहली बात यह है कि ये जो अभिलेख है, मान लीजिए अभिलेख है, इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है। इससे इंपॉर्टेंट ये है कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। जैसे कोई राज्य है तो राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। यानी जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 2300 साल पहले हुआ था, आज से 2300 साल पहले। इसका मतलब तो किसने किया था? तो अशोक के दादा, यानी अशोक के पिताजी बिंदुसार के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था मौर्य साम्राज्य का स्थापना। और ये बात का ध्यान रखिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता करने वाला व्यक्ति चाणक्य था। यहाँ लिखा होगा चाणक्य, इसी का नाम था कौटिल्य,
नाम के एक प्रसिद्ध बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी ये साम्राज्य बनाने के लिए। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अर्थशास्त्र है आप देख रहे हैं, ये चाणक्य का किताब का नाम है। ये अर्थशास्त्र में, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र कहने से ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक्स पे आधारित है, बट ऐसा नहीं है। ये राजनीति शास्त्र पे यानी पॉलिटी पे आधारित है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पे आधारित है, जो चाणक्य द्वारा लिखा हुआ किताब है जिसका नाम अर्थशास्त्र है, ठीक है। वंश क्या होता था, जैसे आप कहते हैं मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये वंश होता क्या है, तो जब एक ही परिवार, याद रखिए, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, मान लीजिए एक फैमिली है, एक फैमिली में 4 सदस्य हैं और ये चारों सदस्य एक एक करके राजा बनते हैं, तो ये सबको वंश कहा जाता है, यानी ये पूरे परिवार के वंश हैं, ठीक है, उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, कितने? 3। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, इनका बेटा बिंदुसार, इनका बेटा अशोक। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर अशोक, ये एक ही परिवार के थे, तो इनको वंश कहा जाएगा। ये किस वंश से थे? तो मौर्य वंश से। ये मौर्य वंश में बारी बारी से पहले ये राजा बने, फिर चंद्रगुप्त, बिंदुसार, फिर अशोक, तो ये मौर्य वंश के राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा हुआ साम्राज्य में बहुत से नगर थे, साम्राज्य में बहुत से नगर थे ऐसे, ठीक है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। साम्राज्य ये हुआ, इसमें तो नगर तो बहुत थे, लेकिन कुछ नगर प्रसिद्ध है, जैसे पाटलिपुत्र ये राजधानी थी, ठीक है, मौर्य वंश की, जबकि तक्षशिला और उज्जैन भी कुछ शहर थे, प्रमुख नगर थे। तक्षशिला कहाँ है? तो उत्तर, पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाले मार्ग था। जैसे ये बात करेंगे उत्तर पश्चिम, ये उत्तर हुआ, ये पश्चिम हुआ, ये वाले एरिया में आने वाले मार्ग जो है ये तक्षशिला को जाना जाता है। दूसरी तरफ उज्जैन की बात करेंगे तो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत कहने का मतलब क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि ये मान लीजिए इंडिया का पूरा एरिया हुआ, तो ये उत्तर की तरफ हुआ, ये दक्षिण की तरफ हुआ, तो ये वाला जो जगह है, ये बीच वाला जो जगह है, ये उज्जैन का जगह है, उज्जैन का जो MP में है, मध्य प्रदेश में है। लगभग इसको माना जाता है कि ये क्या है, ये आने जाने वाला रास्ता है कि दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण लोग जाते थे। शायद नगरों में व्यापारिक, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। सिंपल सी बात है कि बात करेंगे कि एक होता था गांव, एक क्या होता था गांव, और एक होता था नगर, एक क्या होता था नगर। तो नगर में लोग, मुख्य लोग रहता था, गांव में जबकि श्रमिक जो मतलब गरीब लोग या गरीब तबके के होते होंगे, श्रमिक लोग, मजदूर लोग, वो रहते होंगे इस गांव में। जबकि नगर में देखा गया है कि नगर में कौन? तो व्यापारी, बिजनेसमैन, सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति और शिल्पकार जो घर और बनाते थे, वो लोग रहते थे नगरों में, जबकि गांव में श्रमिक लोग रहते थे। साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में एक साम्राज्य था, मान लीजिए ये वाला, ये साम्राज्य के क्षेत्र में किसान और पशुपालकों और गांव बसे हुए थे। एक साम्राज्य में बहुत सारी चीजें बसा हुआ था, ठीक है। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। ये मान लीजिए भारत हुआ, तो भारत वाला जो मध्य भारत है, ये एरिया, ये लगभग क्या चीज से था? तो जंगल से था। जब सबसे ज्यादा इसमें क्या भरा हुआ था? जंगल। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। सिंपल सी बात है, जो जहां पर ज्यादा जंगल था, ये मध्य वाले भाग में, यहाँ पे लोग क्या करते थे? तो यहाँ पे लोग शिकार करना, भोजन को संग्रह करना, इस पे आधारित थे, ये सबसे ज्यादा करते थे, ठीक है। ऐसे से इनका क्या चलता था? जीविका यानी जीवन चलता था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, साम्राज्य का अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न तरह के क्या थे, यहाँ पढ़ लेते हैं, भाषाएं बोलते थे। सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये साम्राज्य है, इस साम्राज्य में अगर ये वाला एरिया को देखें, ये वाला एरिया देखें, ये वाला एरिया देखें, फिर ये वाला एरिया, तो इस सब एरिया में अलग अलग टाइप के लोग होते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग उनका भोजन करने का तरीका होता था, अलग अलग पहनावा होता था, पोशाक होता था। आज भी देखिएगा तो हमारे भारत में विविधताओं का देश है कहा जाता है भारत को। इसके वजह से अलग अलग जो राज्य है, अलग अलग वहाँ का भोजन फेमस है, अलग अलग वहाँ के पोशाक फेमस है। तो इसीलिए उस समय भी लोगों को देखा गया कि ये पूरा अगर साम्राज्य मान लिया जाए, ये मान लीजिए कोई साम्राज्य है, ठीक है, क्योंकि साम्राज्य उस समय छोटा नहीं होता था। साम्राज्य की बात करेंगे तो मौर्य वंश का मौर्य साम्राज्य जो था बहुत दूर तक पाकिस्तान तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। दक्षिण में आ जाइए, श्रीलंका तक अशोक ने फैलाया था अपने साम्राज्य को। तो अब श्रीलंका के लोगों का खान पान अलग, तो इस टाइप से अलग अलग भाषाएं होती थी, अलग अलग भोजन, अलग अलग पोशाक, अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ एक मैप मैंने छोड़ दिया था आपको, ये चीज आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये मैप है, ठीक है। इस मैप में मेनली है क्या? तो ये प्रमुख नगर है और अभिलेख के प्रति प्राप्ति स्थल है, यानी प्रमुख कुछ नगर है और अभिलेख का प्राप्ति, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। जैसे देखिए, अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, ये रहा,
ये देखिए, ये वाला जो रेड कलर का है मानसेहरा है। बस इतना याद रखिएगा कि ये टोटल ये भारत है, ठीक है। अब बस इतना याद रखिएगा, ये भारत का लगभग एरिया है, ये भारत का एरिया है, ठीक है, ये वाला। तो इस एरिया में आप देखिए, सिंपल सी बात है कि इस एरिया में बात करेंगे तो और क्या क्या है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये मानसेहरा है, शहबाजगढ़, ये तक्षशिला है, ऊपर में है, लंपक है, कंधार है, एक कंधार, शकुनी, मामा शकुनी, ठीक है। तक्षशिला चाणक्य यहीं का था। एक कालसी है, ठीक है, ये टोपरा है, ये बहारपुर है, ये मेरठ है, जो टोपरा जो है ये दिल्ली में ही है, ठीक है। लुम्बिनी है नेपाल के पास, रामपुरवा है, लाहौरिया अरेराज है, ये सब बिहार में है। सारनाथ है, कौशाम्बी है, ठीक है, ये सब यूपी में है। पाटलिपुत्रा हुआ बिहार में हो गया, रूपनाथ, गुज्जर, ये सब याद रखिए, बस एक लोकेशन कि ये बीच वाले मिडिल भाग में है, ये दिल्ली वाले क्षेत्र में है, ये लगभग कश्मीर की तरफ है, ये बिहार की तरफ है, ये लुम्बिनी मतलब नेपाल के एरिया वाला में है। सांची हुआ मध्य प्रदेश में है लगभग, पनगुरिया हुआ, उज्जैन हुआ, गिरनार हुआ, सोपारा, सन्नती, ये सब साउथ में आ जाएंगे, है ना। कलिंग उड़ीसा में, यहीं पर अशोक ने आक्रमण किया था। जोगाड़, मस्की, एरागोड़ी, ब्रह्मगिरी, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो लगभग ये सब क्या है, तो प्रमुख नगर है। और ये अभिलेख है जहाँ से प्राप्त हुआ है अभिलेख, ये मौर्य साम्राज्य का है, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा, ये कौन सा साम्राज्य से बिलोंग कर रहा है, तो मौर्य साम्राज्य से, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट रहे जो कि आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, हमने बताया कि अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग भोजन, भाषाएं और पोशाक पहनते थे और बोलते भी थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो साम्राज्य से कैसे भिन्न था, जो राज्य था इस साम्राज्य से कैसे भिन्न था, इस बात को समझते हैं। कि मान लीजिए ये एक राज्य है, ठीक है, और ये एक साम्राज्य है, ठीक है। इस साम्राज्य इस राज्य से ये साम्राज्य इस राज्य से कैसे अलग था, इस बात को हम लोग समझते हैं। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़ा होता था, सबसे पहली बात, साम्राज्य जो है ये बड़ा होता था राज्य से, इसका मतलब ये छोटा एरिया को राज्य कहा जाता था, साम्राज्य बड़ा एरिया को। और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाएं जरूरत होती थी, सिंपल सी बात है, ये बड़ा है तो इसके रक्षा के लिए बहुत बड़ी सेनाएं चाहिए। इसलिए सम्राट को राजाओं की तुलना में सहायता संसाधन की जरूरत होती थी, सीधी सी बात है। साम्राज्य पर जो राज्य करता था उसको सम्राट कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था, सम्राट। जबकि राज्य पर जो राज्य करता था उसको राजा कहा जाता था। तो सम्राट के पास ज्यादा संसाधन चाहिए, संसाधन का मतलब संसाधन में मनी आ जाएगा, क्षेत्र आ जाएगा, संसाधन में बहुत सारी चीजें आ जाएगी, उसको बहुत सारी जरूरतें होती होगी, उसको संसाधन कहा जाता है। तो इसको संसाधन ज्यादा चाहिए था किसको, सम्राट को, जबकि राजा को संसाधन कम चाहिए था क्योंकि राज्य छोटा हुआ करते होंगे। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती होगी। अब साम्राज्य बहुत जब बड़ा होता होगा तो इसको एक ज्यादा अधिकारी की जरूरत होती होगी। अधिकारी का मतलब ऑफिसर लोगों का। जब अब अगर आप जॉब करेंगे तो आप भी अधिकारी बनिएगा, आपकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे बड़े राज्यों को जैसे बिहार संभालने के लिए, बहुत सारे अन्य था, तो साम्राज्य संभालने के लिए ऑफिसरों की जरूरत पड़ती होगी, तो उसको नियुक्ति करना, फिर इसको पेमेंट देना, फिर ये करना। अब यहीं से धीरे धीरे टैक्स लगना चालू हो जाएगा। तो आप शायद समझ चुके होंगे साम्राज्य और राज्य में डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए, साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जैसे पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट द्वारा सीधा नियंत्रण था। सिंपल सी बात है कि ये साम्राज्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्रा थी, जो हाल फिलहाल में अभी पटना के नाम से जाना जाता है। तो क्या थी, पाटलिपुत्रा थी, ठीक है। यहाँ और इसके आसपास के जो एरिया होते थे, ये पाटलिपुत्रा हुआ, और इसके आसपास के जो क्षेत्र होता होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट किसका प्रशासन चलता होगा, किसका मतलब शासन चलता था, तो ये डायरेक्ट चलता था सम्राट का, ठीक है। ये डायरेक्ट चलता था सम्राट का, यानी सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो शासन करता हुआ इस सब पे। जबकि बाकी इलाका पे करने के लिए मान लीजिए कि पूरा इस साम्राज्य में पाकिस्तान भी आता है, तक्षशिला भी आता है, इसी में बहुत सारे भारत के एरिया आते हैं, तो वहाँ पर कौन प्रशासन को संभालेगा। तो प्रशासन का मतलब क्या होता है, विधि व्यवस्था। तो प्रशासन विधि व्यवस्था को कौन संभालेगा, तो उसके लिए अधिकारी को नियुक्त करना पड़ेगा। किसको नियुक्त करना पड़ेगा, अधिकारी को नियुक्त करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है हुआ कि इसके इलाके और गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। सिंपल सी बात है कि क्या क्या राजा अधिकारियों को नियुक्ति क्यों करता था, तो किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी से क्या चीज, कर इकट्ठा करना। कर का मतलब टैक्स लेना, टैक्स लेने की काम अधिकारियों का होता था। तो ये अधिकारी नियुक्त किया जाता था टैक्स लेने के लिए, ठीक है। जो राजाओं के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए राजा बोल दिया कि ये काम होना चाहिए, और राजा का बात का उल्लंघन किया जाए, तो अधिकारी उनको क्या करते थे, सजा देते थे। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई रूल निकाला, या रूल है भी, तो आप एक गाड़ी पर 3 लोग नहीं बैठ सकते हैं, और आप 3 बैठ कर जा रहे हैं विदाउट हेलमेट,
तो आपको पकड़ लिया जाएगा। इसका मतलब आपने संविधान में जो लिखा हुआ है उसको आप माना नहीं, उसका पालन नहीं किया, तो इसीलिए आपको क्या हो गया, सजा हो सकती है। अधिकारी आपको क्या कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं। तो उसी टाइप से राजा का कोई उस समय आदेश होता होगा जिसको पालन नहीं करने पर अधिकारी उसका क्या करते थे, सजा देते थे उस व्यक्ति को। नेक्स्ट देखा जाए, अधिकारी उनको सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। सिंपल सी बात है, जो अधिकारी काम करते थे इनको वेतन भी दिया जाता था। अब संदेशवाहक क्या होता था, संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। राजा के जासूस, जासूस का मतलब क्या हुआ था, जासूस का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो राजा का जासूसी करे और इसका खबर कहीं और जाकर दे दे, तो इस पर भी नजर रखते थे कौन, संदेशवाहक। ठीक है, तो याद रखिए संदेशवाहक इन पर नजर रखते थे और ये एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऊपर सम्राट था, लेकिन सबसे अगर बात करें सबसे ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। अगर बात करेंगे साम्राज्य है, साम्राज्य के सबसे ऊंची वाली पद पर कौन है, तो वो सम्राट ही होता था। ठीक है, तो सम्राट सबसे ऊंचा पद पे होता था। यही क्या करता था, मतलब इसी ये नियंत्रण करता था, सब मंत्रियों की सहायता से नियंत्रण करता था पूरे राज्य पर। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमार को वहां राज्यपाल, गवर्नर बना दिया जाता था और बनाकर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। सिंपल सी बात है कि ये मान लीजिए ये एक साम्राज्य है कोई भी, ठीक है, तो ये साम्राज्य मान लीजिए यहाँ पर ये वाला साम्राज्य की एरिया में राजधानी है, ये राजधानी का एरिया हुआ, तो राजा हो सकता है कि यहाँ भी, 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 यहाँ तक हो सकता है एरिया पर राजा डायरेक्ट शासन कर सके। लेकिन मान लीजिए इस एरिया पे अगर शासन करना हो तो फिर कैसे करेगा, तो ये क्या करता था, राजा अपने बेटा या कोई एक होनहार व्यक्ति जो राजा का संपर्क का हो, इसको यहाँ पर नियुक्त कर देता था। बोलता था आप यहाँ पर शासन करो और इस एरिया को भी शासन करो। ठीक है, तो ये राजा अपने व्यक्ति को यहाँ भेज दिया और यहाँ तक पूरे व्यक्ति एक राज्य करता था। अब ये जब राज्य कर रहा है तो या तो इसका बेटा हो सकता है या तो कोई रिश्तेदार हो सकता है, तो इसको नाम दिया जाता था गवर्नर। इसका नाम क्या दिया जाता था, गवर्नर। गवर्नर का मतलब क्या हुआ कि ये राजा का प्रतिनिधित्व होता था, यानी राजा का प्रतिनिधि करता था इस एरिया में कि ये क्या है, तो प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। ठीक है, जो दो केंद्र होता था प्रादेशिक केंद्र, एक केंद्र साम्राज्य का यहाँ है, एक केंद्र यहाँ का है, तो ये दोनों के बीच में विस्तृत क्षेत्र यानी बहुत ज्यादा क्षेत्र होता था। ठीक है, इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। मान लीजिए एक साम्राज्य था, ठीक है, इस साम्राज्य में बहुत विस्तृत क्षेत्र होता था, एक यहाँ केंद्र है, एक यहाँ केंद्र है, ये दोनों केंद्र के बीच में बहुत ज्यादा ये लंबा क्षेत्र होता था। तो इस लंबा क्षेत्र में क्या हर एक जगह पर साम्राज्य अपना स्थापित करते थे या नियंत्रण स्थापित करते थे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ नदी और जो मार्ग होते थे इस पे नियंत्रण ये दोनों लोग, मतलब राजा लोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, जो कि ऐसा मार्ग जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, वहां पर राजा अपना नियंत्रण करते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है तो ये नदी, आवागमन, रोड, इस पे तो करते थे, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति अगर कोई टैक्स दे रहा है, यानी जो टैक्स लगा टैक्स दे रहा है, कोई भेंट दे रहा है, तो उस रूप में उसको इकट्ठा करते थे, संसाधन को इकट्ठा करते थे, इस संसाधन को। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र किसका था, चाणक्य का था। चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम का मतलब ये वाला एरिया में, उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और बेशकीमती पत्थरों के लिए, ये दक्षिण भारत वाला एरिया प्रसिद्ध था। यानी इस एरिया में सबसे ज्यादा कंबल और इस एरिया में सबसे ज्यादा क्या चीज, सोना और कीमती पत्थर प्रसिद्ध थे दक्षिण वाला एरिया में। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। एक इंपॉर्टेंट यह है नजराना। कब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो मिल रहा था हम लोग को टैक्स मिल रहा था, टैक्स का मतलब कर, लेकिन ये नजराना क्या है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ नजराना लिखा हुआ है। नजराना समझते हैं क्या है, कि जहां पर कर जो होता था टैक्स, ये टैक्स नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था। लेकिन वही बात करेंगे नजराना का, तो नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो, जरूरी नहीं वो फिक्स है, जब भी संभव हो उसको इकट्ठा किया जाता था, वो नजराना था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों को लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए आप यही वाला क्षेत्र जहां पर ये वाला एरिया है, तो यहाँ के लोग कंबल देंगे, अगर कंबल होगा तो यहाँ है तो यहाँ के लोग हो सकता है सोना दे देंगे। तो सिंपल सी बात है, नजराना वो होता था, टैक्स की बात करेंगे नियमित होता था और नजराना वो होता था जो अनियमित होता था।
यानी ये रेगुलर होता था, जबकि ए रेगुलर नहीं होता था, इरेगुलर होता था। यानी नजराना जो है इसके लिए फिक्स कोई टाइम नहीं होता था कि साल भर में हम आपको इतना पैसा देंगे ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो होगा जब होगा तब आपको दे देंगे, उसको नजराना कहते हैं। ठीक है, तो नजराना आप समझ गए होंगे, ये अनियमित रूप से देने वाला टैक्स था जिसको नजराना कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजधानी में सम्राट। एक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आया था जिसका नाम मेगास्थनीज था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया से, किधर से, ये एशिया हुआ, एशिया के पश्चिमी भाग से एक व्यक्ति आया था जो यूनानी राजा, यूनान का राजा जो था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, इसी का राजदूत था। ठीक है, कौन, मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को याद रखिएगा। किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, याद है। इसका एक किताब का नाम है इंडिका, इसका किताब का नाम क्या है, इंडिका। मेगास्थनीज ने जो कुछ उसका मतलब देखा, मौर्य साम्राज्य के दरबार में जो कुछ भी देखा उसने एक विवरण में लिखा था। अब उसने क्या देखा था, तो यहाँ उसके कुछ विवरण का अंश है। ठीक है, यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, तो आप देखिए। तो उसने बोला, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। मान लीजिए ये सम्राट का कोई घर है, इससे बाहर अगर ये जनता के पास आता था, तो जब जिस दिन जनता के पास सम्राट आता था उसको हम शोभा यात्रा के रूप में जानते थे। उन्हें एक सोने की पालकी, सोना का पालकी, पालकी का मतलब ये होता है जो लेके जाया जाता है, पालकी, पालकी वाला, जिसमें दुल्हन जाती है, आपको याद होगा, दूल्हा और दुल्हन जाते हैं, उसको पालकी कहते हैं। ठीक है, तो पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत और हाथियों पर सवार होते थे। जो राजा के अंगरक्षक होते थे यानी बॉडीगार्ड जो राजा के आसपास होते थे, वो सोना, चांदी और इससे अलंकृत, मतलब बहुत सारा चीजें, हीरा जवाहरात, इस सब चीजों से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। यानी जो कपड़े पहनते थे उसमें क्या क्या लगा रहता था, सोना चांदी सब। उनका अंगरक्षक, बॉडीगार्ड को, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। ऐसे बहुत सारे अंगरक्षक थे यानी बॉडीगार्ड थे जो पेड़ को लेकर चलते थे, और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित यानी मतलब शिक्षा दिया हुआ तोतों को एक झुंड में रहता था। एक पेड़ था, ये पेड़ पर पेड़ भी लोग लेके जाता था, इस पेड़ पे तोते को भी बैठा दिया जाता था। ये तोता जो आप देख रहे हैं, ये तोता क्या है, एजुकेटेड होता था, यानी शिक्षा दिया जाता था इसको। और इस जब शोभा यात्रा निकलता था तो ये पेड़ लोग, अंगरक्षक लोग उठा के लेके जाता था। ठीक है, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते थे, ये जो तोते थे ये क्या करते थे, चारों तरफ सम्राट के सिर के चक्कर लगाते थे। ठीक है, ध्यान रखिए। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं के घेरे में रहता था। राजा की बात करेंगे तो उस समय के जो राजा थे वो हथियार से घिरी हुई औरतों के बीच में रहते थे, औरत के बीच में हथियार से घिरे हुए राजा रहते थे। राजधानी में सम्राट। अब राजधानी में सम्राट का क्या वर्क होता था, कैसे रहता था, तो एक मेगास्थनीज नाम का व्यक्ति था। एक्चुअली ये कौन था, तो याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाला व्यक्ति था जो पश्चिम एशिया से आया था और यूनानी राजदूत, मतलब राजदूत था। राजा किसका, मतलब किसका राजदूत था ये, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये किसके दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। इसने क्या देखा कि यहाँ हम उसके विवरण को एक अंश दे रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, किसी ने देखा का, तो ये नीचे में है। ठीक है, इसको समझते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिरों के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था। और राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले खास एक नौकर होता था। उस खाने को चखने के लिए वे लगातार 2 बार एक ही कमरे में नहीं सोते थे, यानी 2 रात, 2 बार नहीं, 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ये कुछ कहानी है, आप समझते हैं बात है क्या। तो सिंपल सी बात है कि राजा जब अपने घर से, मान लीजिए राजा का बिल्डिंग हुआ, ये घर से जब लोगों के बीच आता था, तो इस लोगों के बीच आने के बात को हम शोभा यात्रा कहते थे। क्या कहते थे, शोभा यात्रा। जब ये राजा आता था तो ये पालकी में आता था। ठीक है, पालकी में आता था जिसमें दुल्हन जाती है बैठकर। और जब भी पालकी में आता था तो इसके कुछ अंगरक्षक होते, अंगरक्षक का मतलब बॉडीगार्ड होते थे। ये बॉडीगार्ड क्या होते थे, सोने और चांदी के अलंकरण, सोने और चांदी के जैसे अलंकरण, मतलब कपड़े पहनते थे डिजाइन किया हुआ, ठीक है, सजा हुआ, अलंकृत किया हुआ सोने चांदी से। और ये हाथियों पर सवार होते थे। कुछ ऐसे बॉडीगार्ड थे जो पेड़ों को लेकर चलते थे, पेड़ लेकर चलते थे। और इस पेड़ पर प्रशिक्षित यानी टीचिंग कराया हुआ, शिक्षा दिया हुआ तोते को
झुंड में रहता था। ये तोता का झुंड क्या करता था, तो सम्राट के सर के चारों ओर चक्कर लगाते थे सारे के सारे तोते। मान लीजिए सम्राट हुआ, इसके चारों ओर चक्कर लगाते थे ये तोता, ठीक है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। ये राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था चारों तरफ से, ठीक है। इसको हमेशा ये डर लगा रहता था कि इसकी कोई हत्या ना कर दे, इसलिए ये ऐसा सोचता था। दूसरी बात, एक खाना खाने से पहले इसका एक खास नौकर होता था। एक खाना को चखता था नौकर, और खाना चखने के बाद फिर राजा को खिलाया जाता था, ताकि राजा को कोई मारने की कोशिश ना करे। और लगातार ये 2 रात तक एक कमरा में नहीं सोता था। इसके लिए अलग अलग कमरे होते थे राजा को सोने के लिए। ये लगातार 1-2 रात एक कमरे में राजा नहीं सोता था। ये बात किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में लिखा था। बाकी इसने जो देखा वही बात को इसने लिखा है। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो आधुनिक आज पटना कह रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। कितने बुर्ज हैं? 570, और द्वार कितने हैं? 64। 2 और 3 मंजिले वाले घर भी होते थे। 2-3 मंजिल के घर भी होते थे। ये घर लकड़ी और कच्ची मीट के बने होते थे। राजा का महल भी काठ से बना होता था। काठ का मतलब लकड़ी से बना होता था, जिसे पत्थर की नक्काशी की जाती थी। यानी जो डिजाइन होता था, तो डिजाइन इसका कैसा किया जाता था, तो डिजाइन पत्थर का किया जाता था। अलंकृत का मतलब डिजाइनिंग। यह चारों तरफ से उद्यानों का मतलब पार्क और चिड़ियों के लिए बसेरों से घिरा होता था। यानी जो राजा का घर था वो काठ से बना होता था। काठ मतलब लकड़ी से बना होता था। राजा के घर के चारों ओर उद्यान मतलब छोटे छोटे बाग बगीचे लगे रहते थे, और चिड़ियों के लिए एक बसेरा बना रहता था। इसे घिरा हुआ एक बहुत सा जगह से घिरा हुआ उसके बीच में घर रहता था, जिसमें राजा रहता था, ठीक है। नेक्स्ट ये देखते हैं कि और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग स्वतंत्र थे। जो जंगल में लोग रहते थे, जंगल में वो लोग स्वतंत्र रहते थे। उनमें से एक उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे दें। सिंपल सी बात है, मैंने जो पीछे वाली कहानियाँ पढ़ रहे थे उससे नीचे वाली कहानी है कि उसी में एक लास्ट में एक जंगल का एरिया आता था साम्राज्य के अंतर्गत। इस साम्राज्य के अंतर्गत जंगल वाले एरिया क्या करता था, तो ये स्वतंत्र लोग थे। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात, इससे उम्मीद क्या की जाती थी कि भाई तुम लकड़ी ला देना, हाथी और मधु और मोम, ये सब चीज़ें लाकर पदाधिकारी का मतलब जो मौर्य के अधिकारी थे, ऑफिसर थे, उनको दे देना। इनसे यही उम्मीद थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अशोक एक अनोखा सम्राट है। अब सम्राट अशोक के बारे में देखते हैं। हम लोग को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, इनका बेटा जो था कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। और इनका बेटा कौन था? सम्राट अशोक, ठीक है। तो ये तीनों एक ही वंश के थे। तो इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य हुए। तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं। तो अशोक मौर्य साम्राज्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। सिंपल सी बात है, अशोक ही पहला शासक था जो अभिलेख का मतलब पत्थरों से बना हुआ, लोहा से बना हुआ एक लेख बनाया जाता था ऐसे, और इस पे लेख लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? लेख। कुछ लिखा जाता था, इसको गोद कर छोटा छोटा टुकड़े से। अब इसको इसलिए लिखा जाता था कि इनका जो संदेश है किसके पास पहुँचे, तो लोगों के पास आसानी से पहुँच सके। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में, याद रखिएगा कौन से भाषा में लिखा गया है, तो 2 भाषा का यूज किया गया, प्राकृत भाषा, एक कौन सा भाषा, तो ब्राह्मी लिपि, ये 2 भाषाएं का यूज किया गया अभिलेख में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध आखिर है क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। यहीं से तो अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया। तो कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, खुद अशोक ने कहा, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। राजा जब बना अशोक ने, तो उसके 8 साल बाद कलिंग का विजय किया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। जो कलिंग का विजय हुआ उसमें से 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया, और 1 लाख से अधिक ज़्यादा लोग मारे गए। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। इससे मुझे अपार दुख हुआ है। अशोक कह रहा है कि इससे मुझे अपार दुख हो रहा है। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है, कोई भी एक स्वतंत्र देश हो जिसके ऊपर किसी का अधिकार न हो, जब उसको जीता जाता है तो उसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें ब्राह्मण भी होते थे और सवर्णों का मतलब श्रमिक भी होते थे, ठीक है। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। सिंपल सी बात है, जब युद्ध होता है तो उसमें दयावान या कोई युद्ध में विजेता व्यक्ति या प्रियजन या अच्छे मित्र, ये किसी को नहीं देखता। जब युद्ध होता है तो युद्ध होता है, सब लोग मारे जाते हैं। जो मिला उससे मारा जाएगा। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, यानी पश्चात करने के लिए अपना
तो अब मैंने धर्म पालन एवं दूसरे को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। सिंपल सी बात है, इस सब के सब बात अशोक खुद कह रहा है और वो कह रहा है कि मुझे इससे पश्चाताप करना है। मुझे तो पश्चाताप करने के लिए अशोक ने धर्म का पालन करना स्टार्ट किया और वो बोला कि धर्म पालन करेंगे हम भी और लोगों को शिक्षा भी देंगे इसका। तो मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। अशोक खुद कहता है कि मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना, ठीक है, बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। इसका मतलब धर्म का मतलब बात विचार से करके, प्यार करके, बलपूर्वक जीने से, विजय पाने से अच्छा है कि प्यार करके उन पर विजय पाया जाए। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में, अशोक खुद कह रहा है कि मैं यह अभिलेख जो है भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी इस युद्ध को न करें। यानी सिंपल सी बात है, अशोक ने बोला कि मेरे बाद कोई अब युद्ध न करे। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो अशोक ने बोला कि उनको युद्ध करने के बजाय ये जरूर सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाएं। धर्म का मतलब ये होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे धर्म क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध क्या है? तो सबसे पहली बात, कलिंग युद्ध है कहाँ? तो कलिंग युद्ध करें। कलिंग कहाँ है? तो उड़ीसा में। तो कलिंग जो है तटवर्तीय क्षेत्र उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराब को देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक जब उड़ीसा के कलिंग नामक स्थान पर युद्ध किया तो उस समय उनको बहुत खून खराबा देखकर, बहुत मृत्यु लोगों को देखकर वहाँ पर क्या हुआ कि वितृष्णा हो गई, यानी नफरत सी हो गई और मन पिघल गया, उनका हृदय का परिवर्तन हो गया और उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में वह कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या है, यही बात हमको आपको बताना था। धर्म क्या है? तो अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड का मतलब यज्ञ करना या कोई पूजा विधि करना या किसी मूर्ति का पूजा करना, उसको कर्मकांड कहते हैं। कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। यानी उसमें जो अशोक का धर्म है, उस धर्म में देवता का पूजा करना नहीं है और कर्मकांड भी नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे से व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हुए थे। बात करेंगे अशोक कौन से धर्म से प्रेरित थे, तो वो थे बौद्ध धर्म से, ठीक है। बुद्ध के जितने भी उपदेश थे उसी से अशोक प्रेरित थे और उनका कहना ये था कि अब धर्म जो है, अब हम धर्म का शिक्षा लोगों को देंगे, प्रजा को देंगे। ये धर्म में देवताओं और मूर्ति पूजा कर्म कांडों का कोई विधि नहीं है, सिर्फ ये धर्म में लोगों को संदेश देना है कि जीवन को कैसे जिया जाए, ठीक है। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। जो अशोक का साम्राज्य था, उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को लोग मानने वाले थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जब बात करिएगा आज भी डेट देखिएगा, आज की डेट में इस्लाम धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को, इस सब में टकराव होते रहता है। तो कहीं ना कहीं उस समय भी अगर जाइएगा तो उस समय भी धर्म अलग अलग होंगे, तो अलग अलग धर्म होला। जबकि आपको पता है जैन धर्म उसी समय चल रहा था, मौर्य धर्म का, बौद्ध धर्म उसी समय चल रहा था, ठीक है। हिंदू धर्म होगा ही होगा, इस सब में टकराव होना निश्चित ही है, ठीक है। तो जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार, क्रूर का मतलब बुरा व्यवहार किया जाता था दास और नौकर के साथ। इनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इन समस्याओं का निदान। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। क्या करते थे? धर्म की शिक्षा देते थे, क्योंकि हर अलग अलग क्षेत्र में कहीं बलि चढ़ाया जाता था, कहीं दास और नौकरों को क्रूर व्यवहार किया जाता था, पड़ोसियों में, परिवार में झगड़े होते थे। इसके निदान के लिए उनका कर्तव्य था कि ये सब न हो और साम्राज्य में अच्छे शांति हो और प्रजा में भी शांति हो। तो उसके लिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जाकर क्या करते थे? तो धर्म प्रचार के लिए शिक्षा दीक्षा देने के लिए उनका काम होता था और वही जाके करते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया। शिलाओं का मतलब हमने बताया था कि पत्थर का बनाया हुआ था, यहाँ पर खुदवाया वो, ठीक है। स्तंभ पर खुदवाया। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका भी दूत भेजे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक अपने धर्म का प्रचार करवाने के लिए वो कहाँ कहाँ भेजे हैं? सीरिया भी, मिस्र भी, ग्रीस भी और श्रीलंका जैसे देश में भी इन्होंने अपने
अधिकारियों को भेजा है, ठीक है। और जो लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं होते थे या पढ़ नहीं सकते थे संदेश को, उनको पढ़कर सुनाया भी जाता था अधिकारियों को द्वारा। ऐसा अशोक ने अपने अधिकारियों को नियुक्त किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक पॉइंट ये है कि उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा भी व्यवस्था की। ये सब बात का ध्यान रखिएगा कि अशोक का काम था, सड़क बनवाया, कुआं भी खुदवाए थे, विश्राम गृह बनवाए थे कि विश्राम करने के लिए कोई जगह, ठीक है। मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा यानी मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भी इन्होंने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अशोक का संदेश क्या था अपने प्रजा के लिए, तो ये देखते हैं इसमें। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान का मतलब पूजा पाठ करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब उनके बच्चों का विवाह होता था, मतलब अनुष्ठान पूजा कब करते थे, या कोई बीमार हो तब पूजा किया जाता था, या किसी के घर में विवाह शादी हो तब पूजा किया करता था, या जब बच्चों के जन्म के समय होता था तो उस समय पूजा किया जाता था, या कोई यात्रा करने जाए, कोई देश विदेश जाता था तब पूजा करते थे, अनुष्ठान होते थे, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। एक कर्म कांड किसी काम के नहीं है। अशोक का कहना था कि ये पूजा पाठ किसी काम का नहीं है, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। अशोक कहता था ये सब अनुष्ठान करने से अच्छा है, ये सब पूजा पाठ करने से अच्छा है कि आप कोई और रीति रिवाज को माने। ये अन्य प्रकार के, जैसे क्या मानना है, तो अपने दासों और अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इसका मतलब जो आपके घर में नौकर है, दास है, उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, ठीक है। सभी जीवों पर दया करें, यानी कोई भी जीव है, कोई भी इंसान, उस पर दया करें, आप अच्छे से उससे बातें करें। ब्राह्मणों तथा श्रमणकों को दान दें, यानी लोग जो आते हैं उनको, ब्राह्मण हुआ या श्रमण हुआ, जो भिखारी लोग हैं उनको दान दें, उनको अपने घर से ऐसे न लौटाएं। ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। ये अशोक का कहना था कि आप कर्मकांड या अनुष्ठान से अच्छा है कि आप ये सब काम करें। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बात गलत है। अशोक का कहना यह था कि जो आपका धर्म है या धर्म भी है, तो आप अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं, ये भी गलत है, और दूसरे धर्म की निंदा कर रहे हैं, ये भी गलत है। दोनों ही बात गलत है। किसी की प्रशंसा करना या अपना ही प्रशंसा आप कर रहे हैं, ये भी गलत है। दूसरा का अगर आप बुराई कर रहे हैं तो वो भी गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, हर किसी को दूसरे की आदर करनी चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अशोक का कहना यह था कि अगर कोई व्यक्ति अपना बड़ाई और दूसरे का बुराई करता है तो इसमें उस व्यक्ति को ही नुकसान है जो अपना खुद का बड़ाई कर रहा है, ठीक है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वास को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए, ठीक है। तो अब इतना बात ध्यान रखिएगा। ये पूरी कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको कि अशोक ने क्या समझा था और अशोक ने क्या बताना चाह रहा था लोगों को। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मोदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो सम्राट अशोक का ये धर्मोपदेश है, इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा है कि आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं, वो जो आदेश हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जिससे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये बात और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ है, ये आपको लिपि है, ठीक है। ये देवनागरी जैसे आप अ लिखते हैं, जिसको हिंदी कहते हैं, ये देवनागरी लिपि है। ये आरंभिक ब्राह्मी है, ये ब्राह्मी है, ये बांग्ला है, मलयालम है और तमिल है। इस टाइप से ये लिपियाँ होती थी जब लिखवाया जाता था, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये कुछ पॉइंट रहे हैं। ये पॉइंट में कुछ उपयोग करने वाला साम्राज्य क्या था हमने बताया, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धर्म। ये सब बात को आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ तिथियाँ हैं। तिथियाँ में कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कर रहा था, आज से 2300 साल पहले हुआ था। बाकी आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन बना लीजिएगा। बाकी ये वाला जो आपका क्षेत्र हुआ कुछ, ठीक है, इस क्षेत्र को देख लीजिएगा। बाकी अब कुछ है नहीं, और ये वाला पढ़ लीजिएगा आगे की बात। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा बच गया हम लोगों का, इसका MCQ लगा लीजिएगा, ठीक है। MCQ जाएगा, इसका MCQ लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 9। ये चैप्टर 8 था, अब इसका चैप्टर पढ़ेंगे 9। तो 9 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, इसका MCQ आप सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।